हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा श्रीवास्तव, योर साइंस टीचर। कल के वीडियो में हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसके कि आंसर्स भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। उसी के नेक्स्ट सीरीज में आज फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक से, जो कि डिफरेंट जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जा चुके हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो आइए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ से क्या कितनी हाइट है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा जो एग्जैक्ट जो है इसकी जो हाइट अर्थ से वो है 35,800 किलोमीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में राउंड ऑफ फिगर दिया हो, सपोज अगर ये ऑप्शन दिया हो 36,000, तो कभी कभी क्या करते हैं कि राउंड ऑफ फिगर दे देते हैं, तब हम इस पे टिक करेंगे। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट फिगर दी होगी तो हम इस पर टिक करेंगे, और अगर दोनों ही दिया हो तो हम दोनों को भी कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही इसका आंसर है। 30 एग्जैक्ट ये है और राउंड ऑफ फिगर ये है। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन जो कि हमारे सभी के घरों में यूज होती है, जिसपे कि हम वॉशिंग करते हैं क्लॉथ्स की, तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है किस पर बेस्ड वर्किंग है। तो उसका आंसर है सेकंड वाले का, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड है। इसका क्या था आंसर? 35,800 एग्जैक्ट था, और राउंड ऑफ क्या था? 36,000 फर्स्ट का आंसर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन बेस्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है क्या? वर्किंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क की एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो इसकी एसआई यूनिट जो टॉर्क होता है इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर। टॉर्क की TORQ टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, पर्पस ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट की जो चोक होती है उसका पर्पस क्या होता है, क्यों लगाई जाती है? तो पर्पस ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट होता है कि इट रिड्यूस करंट इन द सर्किट। क्या करती है चोक ट्यूबलाइट की? रिड्यूस करंट इन द सर्किट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए इसकी है मो, MHO, मो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट। अब देखिए, अगर रेजिस्टेंस की पूछी जाती है, कभी कभी रेजिस्टेंस की पूछी जाएगी तो इसकी ओम होती है। कभी कभी रेजिस्टिविटी की भी पूछी जाती है तो इसकी क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक है, जिसकी भी पूछी जाए उस पर आप टिक करिएगा। फिलहाल क्वेश्चन ये आया है, पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो क्या है? मो। रेजिस्टेंस की ओम होती है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इन्वेंटेड द बैटरी। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वो इन्वेंटेड द बैटरी। तो इसका आंसर है वोल्टा। वोल्टा वाज अ साइंटिस्ट। वोल्टा वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बैटरी का इन्वेंशन किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल आर। जो सेल होती है, सेल में एक वर्ड आता है सुसाइड बैग्स। तो किसको कहते हैं सुसाइड बैग्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो देखिए, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये सेल के क्या कहलाते हैं? सुसाइड बैग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुसाइड
बैग्स क्यों कहलाते हैं? सुसाइड बैग्स क्यों कहलाते हैं? देखिए, लाइसोसोम्स दे आर हैविंग अ एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक। Lysosome have hydrolytic enzymes which digest the complex compound of the cell. इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में, ये क्या करते हैं? ये जो सेल होते हैं उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डाइजेशन कर देते हैं, डाइजेशन करते रहते हैं जो भी उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या कहता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया लाइसोसोम। याद रखिएगा, लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम्स आर द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल व्हिच हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which digest the complex compound of the cell. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स। ये देखिए, ये हमारा एटम से आ गया। एलिमेंट्स which have same number of electron and same number of proton but different number of neutron are called. तो देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ठीक है, अब सपोज देखिए, हमने कार्बन, देखिए यहाँ पे क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 6 6, तो इलेक्ट्रॉन 6 है मतलब एटॉमिक नंबर भी 6 हो गया। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम कार्बन एटम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और प्रोटॉन भी 6 हो गए। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसके एग्जांपल से देख लीजिए, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। मान लीजिए इसका एटॉमिक मास 12 है, 13 है और 14 है। अब देखिए, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, मास नंबर और एटॉमिक नंबर का, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? वो आएगी न्यूट्रॉन का नंबर। जो भी डिफरेंस होगा मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे, वो होगा न्यूट्रॉन। तो यानी कि ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो देखिए, ऐसे जो भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो ये कंडीशन दी हो, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, या ऐसे पूछ ले कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, दोनों ही कंडीशन में ये जो एटम्स है वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। हिंदी में इसको समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स। देखा आपने कैसे? जैसे मैंने कार्बन का एग्जांपल दिया, 6 6 6, atomic number is same, electron are same, protons are same, but mass number is different। या हम कह सकते हैं अगर इसका डिफरेंस निकाले तो न्यूट्रॉन्स भी तीनों में डिफरेंट ही आएंगे। तो दिस क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये दो तरीके से पूछा जाता है। या तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म में भी पूछा जाता है और एक आता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के भी टर्म में। दोनों ही कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आइसोटोप्स। यानी कि ये जो भी एटम्स है, दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या फिर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सच काइंड ऑफ एटम्स आर नोन, एलिमेंट्स आर नोन एज आइसोटोप्स। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रे इज नॉट एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन सी रे नहीं एमिट होगी? कल भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी एमिट होती है, अल्फा बीटा एंड गामा होती है। ऑप्शन में कैथोड रे अगर दिया है या कोई अल्फा बीटा गामा के अलावा कोई भी रे दी हो तो वो उसका रॉन्ग, मतलब कि वो रे उसमें से नहीं एमिट होगी, वही उसका आंसर होगा कि ये कैथोड रे अगर दिया है तो कैथोड रे नहीं एमिट हो रही है। यानी कि सिर्फ कौन सी एमिट होती है? अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन ही रेस होती है और कोई रे एमिट नहीं होती है रेडियो एक्टिव से। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो भी अल्फा बीटा गामा के अलावा जो भी आपका ऑप्शन होगा वो रॉन्ग, वो वही ऑप्शन सही होगा कि वो रे नहीं एमिट हो रही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल। देखिए, केल्विन स्केल पे जो मेल्टिंग पॉइंट आइस होता है वो क्या होता है? केल्विन स्केल पे होता है 273 केल्विन होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे आइस फ्रीज हो जाती है। आप देखिए
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल पे देखेंगे 273 होगा, और अगर हम सेल्सियस पे देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, लेकिन केल्विन पे 273 होगा। अब देखिए, प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स इन बोन मैरो इज कॉल्ड। देखिए, बोन मैरो में किस प्रोसेस से ब्लड सेल्स का मैन्युफैक्चर होता है। जो बोन मैरो होती है, आपको पता होगा, बायो में पढ़ा भी है कि बोन मैरो में क्या होते हैं, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। आरबीसी लगातार जो है फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में चलता रहता है, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स वगैरह सब इसमें बनती रहती है। तो ये प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बोन मैरो में बनती है। इस प्रोसेस का अगर हम नाम देखें तो प्रोसेस का नाम होता है हेमाटोपोएसिस। हेमाटोपोएसिस, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हेमाटोपोएसिस। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू जो रेड आरबीसी है वो कहाँ बनती है, आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे, हिप्पोक्रेटिस। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेटिस, ठीक है। देन चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, देखिए चिकन पॉक्स डिजीज जो है जिसमें कि फीवर के साथ साथ पूरे बॉडी पर रैशेस दाने निकलते हैं, ये किसके थ्रू फैलता है, ना तो ये प्रोटोजोअन डिजीज है, ना ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है, ना तो ये फंगल डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है, इट्स अ वायरल डिजीज। तो किसके थ्रू ये कॉज होती है, वायरस के थ्रू। याद रखिएगा, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। Then Alzheimer's affects which part of human body? Alzheimer's affect which part of human body? तो Alzheimer एक डिजीज होती है जो कि ब्रेन को इफेक्ट करती है। कौन से बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करती है, ब्रेन को, जिसमें क्या होता है, भूलने लगते हैं लोग, चीजों को भूलने लगते हैं। तो ये अल्जाइमर डिजीज होती है तो उससे हमारा बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, हमारा ब्रेन इफेक्टेड होता है, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाता है। फिर देखिए क्या है, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है कहाँ पर लोकेट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं, और साथ ही साथ इसको ये बॉडी की स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये भी ब्रेन में लोकेटेड होती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है, ब्रेन में। कहाँ होती है, ब्रेन में लोकेटेड होती है। साथ ही साथ ये क्या है, मास्टर ग्लैंड भी, ये भी क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को मास्टर करती है, तो ये इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी ये होती है, स्मॉलेस्ट। तो ये सारे फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। ये कैसी ग्लैंड है, ये मास्टर ग्लैंड भी है, और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, सबसे छोटी ग्लैंड पूरी बॉडी में अगर कोई है हार्मोनल ग्लैंड तो वो कौन सी है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो उसको कि हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए कई टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं, कई सारे क्वेश्चंस हमारे जो कि पूछे जा चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो आपका क्योंकि टॉपिक क्लियर है इसलिए आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज वॉच ऑल वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल वीडियोस, और साथ ही साथ हमें कमेंट्स भी देते रहिए जिससे कि हम समझ सके कि हमें आगे और क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। अगर आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।